गुड इवनिंग बच्चों सभी को। मैं अमित कुमार आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल E3 एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों कैसे हो आप सब लोग? चलिए निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को हैप्पी भाई दूज, खासकर जो मेरे तो इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों सभी को। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों के मन से होली का रंग उतर गया होगा। हालांकि चेहरे से तो अभी भी नहीं उतरा होगा आप सब लोगों के, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपके दिल और दिमाग से होली का नशा उतर गया होगा। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं अपने सब्जेक्ट में। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हम लोग बात करेंगे अकाउंट की और रात में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। देखो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण चैप्टर के बारे में। ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करना। हम लोग वित्तीय विवरण के विश्लेषण चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं और अगर बात की जाए तो हम लोगों ने इसके बारे में क्या क्या पढ़ लिया, आइए एक बार क्विक सा थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया। वित्तीय विवरण विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? पहले तो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की। वित्तीय विवरण विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? वित्तीय विवरण विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? जा रहा हूँ, ठीक। वित्तीय विवरण विश्लेषण से आप क्या समझते हैं अपना, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी और अपन का पहला ही क्वेश्चन यही था, वित्तीय विवरण विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चा, चलो इसके बाद हम लोगों ने क्या बात की? इसके बाद हम लोगों ने बात की वित्तीय विवरण विश्लेषण के महत्व को बताइए। हमने दूसरे क्वेश्चन की बात की थी, वित्तीय विवरण विश्लेषण के महत्व को समझाइए। वित्तीय विवरण विश्लेषण के महत्व को समझाइए। वित्तीय विवरण विश्लेषण के महत्व को समझाइए, के महत्व को समझाइए, के महत्व को समझाइए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकों के बारे में भी चर्चा की थी। कितने प्रकार की तकनीक होती हैं हम लोगों ने चर्चा की थी। वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक, वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक, जो विभिन्न तकनीकें थी उन तकनीकों को केवल मैंने लिखा था। मैंने ये भी बोला था कि आपको याद नहीं रखना है अभी, क्योंकि आगे चल के हम लोग विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है। देखो आज हम लोगों को जिस थ्योरी के बारे में बात करना है, इतना सब कुछ तो हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में पढ़ रखा है। कुल मिलाकर के इसकी बेसिक चीजों को हम लोगों ने पढ़ रखा है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वित्तीय विवरण होता क्या है। पहले चैप्टर में यानी कंपनी के वित्तीय विवरण चैप्टर में हमने ये भी बताया कि किस तरीके से वित्तीय विवरणों के समंकों का आलोचनात्मक परीक्षण करना ही वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कहलाता है। इनके निकाले गए समंक यानी वित्तीय विवरणों से निकाले गए समंकों को एक दूसरे से संबंधित करके उनके और उचित निष्कर्ष निकाल पाना अपने काम के लिए, यही वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कहलाता है। बच्चों इसके बारे में हमने बहुत डिटेल से बात कर ली है। मैं बिल्कुल भी इनके बारे में बात करके समय को नहीं बर्बाद करूंगा। हमने वित्तीय विवरण विश्लेषण के महत्व के बारे में भी बात की। मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया कि किस तरीके से वित्तीय विवरण के जो प्रमुख पक्षकार होते हैं, चाहे वो प्रबंधक हो, चाहे वो अंशधारी हो, चाहे वो लेनदार हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो बैंक हो, इन सभी लोगों को ही वित्तीय विवरण का कुछ विशेष महत्व होता है। उन महत्वों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। हालांकि मैंने आपको बताया था कि इन तकनीकों के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो आज हम लोग अपनी नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं और आज की थ्योरी वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्यों को बताइए। तो आज की अपनी पहली थ्योरी है या इस चैप्टर की चौथी, वित्तीय विवरण विश्लेषण, वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्यों को समझाइए, के उद्देश्यों को समझाइए। ठीक है बेटा, देखो एक चीज याद रखना, अगर आपको आपका पेपर पूरा 95 या 100% करना है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत थ्योरी में करनी पड़ेगी, ये बात याद रखना। और एक बात मैं सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दूं कि आप दुनिया का चैनल या जहां से भी पढ़ना है पढ़ लेना, लेकिन आपको इतना बेहतरीन ढंग से थ्योरी कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेटा, थ्योरी को पढ़ाने एक्सप्लेन करने में समय लगता है और चीजें थोड़ा सा हार्ड भी होती हैं, क्योंकि ऐसे तरीके से समझाओ कि बच्चों को समझ में आए। इसलिए ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, सवाल तो आपको यहाँ वहां उठा के पटक के कोई भी लाके लगा देगा सवाल अपनी अपनी टेक्निक से, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपने थ्योरी के बेस से सवालों को पढ़ा हुआ है, जैसे कि अभी तक आपने जितने भी चैप्टर पढ़ा है, ईमानदारी से बता रहा हूं कि जो बच्चा रेगुलरिटी क्लास ले रहा होगा उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी।
ठीक बेटा, इसलिए पहले थ्योरेटिकल। आज हम लोग सारी थ्योरी के बारे में बात कर लेंगे, एक थ्योरी जरूर छोड़ने देंगे, और कल से हम लोग सवालों के बारे में और थ्योरी के बारे में, कल जो बची हुई थ्योरी है उसके बारे में भी बात करेंगे। और जितना ये सब मैं लिख रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज बेटा इनको कंटिन्यू बहुत अच्छे से पढ़ना। देखिए महत्व तो हम लोगों ने बात कर ली है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं उद्देश्यों के बारे में। देखिए वित्तीय विवरण विश्लेषण का उद्देश्य विभिन्न पक्षकारों को भी हो सकता है। जितने भी वित्तीय विवरण रखते हैं जो कंपनी है, उन कंपनी के जितने भी सारे लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी से लेना देना होता है, उनके लिए वित्तीय विवरण विश्लेषण के कई उद्देश्य होते हैं। पहला है उपार्जन क्षमता का ज्ञान। तो इसका पहला उद्देश्य है उपार्जन क्षमता का ज्ञान। इसका पहले उद्देश्य उपार्जन क्षमता का ज्ञान। इसका पहला उद्देश्य उपार्जन क्षमता का ज्ञान। आइए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिरकार ये उपार्जन क्षमता क्या होती है, तब तो हम इसके ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक सामान्य सी भाषा में उपार्जन का मतलब होता है एक्रूड करना, यानी कमाना, या आप ऐसा समझ सकते हो कि अर्न करना। अर्न करना, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप एक महीने में कितना अर्न करते हो, तो आप कहोगे सर 1 रुपया भी अर्न नहीं करते हैं या कमाते नहीं है। लेकिन अगर मेरे बारे में आप पूछो सर आप एक महीने में कितना अर्न करते हैं, तो मैं बता सकती हूँ भाई ठीक है 30-40 हज़ार रुपया, 50,000, 60,000 जो भी है, 10,000, 5,000, तो इतना ही हम क्या करते हैं। हाँ बेटा इतने ही अर्न करते हैं, इतने करोड़पति नहीं है ना जितना आप लोग सोच रहे होगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है, एक्चुअली यहाँ पे एक पिंपल्स है, वो मुझे लगता है कि चेहरा साफ करते समय थोड़ा सा वो हो गया तो ब्लड निकल रहा वहां से, चलो कोई बात नहीं। तो उपार्जन क्षमता का ज्ञान क्या बेटा, उपार्जन क्षमता का ज्ञान। उपार्जन क्षमता का मतलब होता है अर्न करना, यानी कि एक कंपनी कितना एक साल के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर, बात को समझना थोड़ा सा, एक कंपनी वित्तीय वर्ष के अंदर, एक कंपनी एक वित्तीय वर्ष के अंदर कितना पैसा, ये कितना धन, कितना पैसा, ये कितना धन अर्जित करती है। अर्जित करती, अर्जित मतलब अर्न करती है, अर्जित का मतलब कमाना, कमाना का मतलब आप समझ चुके हो अर्न करना। तो एक संस्था वित्तीय वर्ष में कितना धन अर्जित करती है और उसका उपयोग वो कैसे करती है, इन सारी बातों की जानकारी वित्तीय विवरण विश्लेषण से पता चल जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि एक वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर लेने से एक संस्था को एक वित्तीय वर्ष के अंत में कितना पैसा उसने कमाया है और उस पैसे का उपयोग उसको भविष्य में किस तरीके से करना है, इन सारी बातों की जानकारी उसे वित्तीय विवरण विश्लेषण के माध्यम से चल जाती है। बेटा पैसा अर्जन का मतलब होता है कि उसने कितनी वस्तु को बेचा है, उस वस्तु से कितना उसको प्राप्त हुआ है, उसने कितना उस वस्तु को व्यय करने में लगाया है, फिर फलस्वरूप उसको कितना अर्न हुआ है, ये अलग बात होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जितना भी कंपनी है, कंपनी ने एक वर्ष के अंदर जितना भी कमाया हुआ है वो सारा पैसा उपार्जन कहलाता है। और उस उपार्जन क्षमता का वास्तविक ज्ञान अगर हमें करना है तो सिंपल सी बात है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण हमें करना पड़ेगा। तो पहला इसका पॉइंट था बेटा, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उपार्जन क्षमता का ज्ञान करता है। अब उपार्जन क्षमता का ज्ञान करने के लिए सिंपल सी बात है लाभ का पता करना पड़ेगा। तो लाभदायकता अनुपात के द्वारा, लाभदायकता अनुपात के द्वारा वस्तु का सारा लाभ निकाल लिया जाता है और एक वित्तीय वर्ष के अंत में संस्था ने कितना अर्जित किया हुआ है, उपार्जन या अर्निंग किया हुआ है, इन सारी चीजों की बेटा जानकारी हमें पता चल जाती है। और भविष्य में भावी प्रगति का अनुमान कैसे लगाया जाता है, और भविष्य में भावी प्रगति का अनुमान कैसे लगाना है, इन सारी चीजों की जानकारी भी हमें पता चल जाती है। किसके माध्यम से, वित्तीय विवरण विश्लेषण के माध्यम से। तो देखिए उपार्जन क्षमता का ज्ञान से 3 चीजें याद रखना है। पहला, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत संस्था ने कितना पैसा कमाया हुआ है, इस बात की जानकारी उसके लाभदायकता अनुपात से पता चल जाती है। भविष्य में उस पैसे का इस्तेमाल वो कैसे करेगा ताकि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा उसका संस्था और ज्यादा से ज्यादा धन का अर्जन कर सके। तो सिंपल सी बात है ये सारी चीजें ही वित्तीय विवरण विश्लेषण के माध्यम से हमें पता चलती है। तो इसका पहला उद्देश्य हो गया वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्यों में पहला हो गया उपार्जन क्षमता का ज्ञान। दूसरा है बेटा शोधन क्षमता का ज्ञान। दूसरा है बेटा शोधन क्षमता का ज्ञान। दूसरा है बेटा शोधन क्षमता का ज्ञान। देखिए इस शब्द से तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो चुके हो। शोधन क्षमता का ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से आप लोग परिचित हो चुके हो, क्योंकि कंपनी के वित्तीय विवरण को पढ़ाते समय भी मैंने इसके बारे में आपको अवगत कराया था। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए शोधन क्षमता का ज्ञान, एक कंपनी
एक वित्तीय वर्ष में या बिना वित्तीय वर्ष के अंतर्गत भी कितना पैसा दूसरों से उधार ले सकती है या तो कितना पैसा दूसरों को लौटा सकती है, इन सारी चीजों की जानकारी होना उसके लिए बेहद ही लाभदायक है। आप कहोगे सर इसमें कंपनी का क्या प्रॉफिट है? भाई देने वाले को तो प्रॉफिट होता है कि शोधन क्षमता का पता लगाकर ही वह कंपनी को उधार दे, लेकिन कंपनी का क्या प्रॉफिट होता है शोधन क्षमता का? बिल्कुल बेटा प्रॉफिट होता है कंपनी का भी। क्या होता है कि कभी कभी कंपनियां यह जानना बेहद जरूरी समझती हैं कि हम कितना पैसा मार्केट से उधार ले सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने ज्यादा पैसा उधार ले लिया और उसको हम चुकता नहीं कर पा रहे हैं, फलस्वरूप हमारी कंपनी को बंद करना पड़े। भाई कौन अपनी कंपनी को बंद करना चाहता है? एक बात बताओ, जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा होता है क्या कभी वो जानबूझकर चाहता है कि एक्सीडेंट उसकी गाड़ी से हो? तो जो व्यक्ति कंपनी चला रहा होता क्या वो कभी चाहता है कि हमारी कंपनी कर्जे में डूब करके समाप्त हो जाए? कोई नहीं चाहता है। सिंपल सी बात है, हम आपको ये सब पता है। लेकिन होता क्या है कि अगर उसने शोधन क्षमता का पता नहीं लगाया और मार्केट से बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा उधार ले लिया, मार्केट में बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे उधार ले लिया, तो दैट्स वाइज होता क्या है, दैट्स वाइज ये होता है कि उसकी कंपनी डूबने की कगार पर आ जाती है। बेटा उसकी कंपनी डूबने की कगार पर इसलिए आ जाती है, उसकी कंपनी डूबने की कगार पर इसलिए आ जाती है क्योंकि बेटा उसने सही समय पर शोधन क्षमता का पता नहीं लगाया था। शोधन क्षमता का पता अगर लगा करके वो ऋण लेता तो उसकी कंपनी नहीं डूबती, क्योंकि बेटा शोधन क्षमता अनुपात वह अनुपात होता है जो किसी भी कंपनी के द्वारा ऋण चुका पाने की क्षमता होती है। यानी एक कंपनी अपने जीवन काल में या अपने उस समय में कितना ऋण चुका सकती है, इस बात का पता शोधन क्षमता अनुपात से लगता है। तो अतः कंपनियां जब भी उधार लेने का प्रयास करती हैं तो वो कंपनियां शोधन क्षमता का पता लगा लेती हैं और उतना ही पैसा मार्केट से उठाने का प्रयास करती हैं। हालांकि इसके विपरीत अगर बात की जाए तो जो पैसा दे रहे होते हैं उनको भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है इस बात का, लेकिन चूंकि यहां अपन कंपनी के परिप्रेक्ष्य बात कर रहे हैं तो ये बात आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। अच्छा फिर क्या होता है बेटा, नेक्स्ट है बजट निर्माण। नेक्स्ट क्या है बेटा, बजट निर्माण। नेक्स्ट क्या है बेटा, बजट निर्माण। देखिए आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, हालांकि आपने बजट के बारे में पढ़ा होगा तो आपने एक चीज तो समझ ही ली होगी कि बजट क्या होता है, पूरा तरीके से पूर्वानुमान होता है। बजट क्या होता है, आप बोलोगे सर पूरी तरीके से पूर्वानुमान होता है, जो किस पर डिपेंड करता है? बोले जो डिपेंड करता है आय और व्यय पर, जो डिपेंड करता है आय और व्यय पर। हम सबको पता है कि भविष्य में उतना ही व्यय करना चाहेंगे जितना भविष्य में हम आय अर्जित कर सकते हैं। देखिए अगर हमें भविष्य में आय का पता नहीं है और हम व्यय करने के तरीके खोज रखे हैं तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं हमारा बजट गड़बड़ा सकता है। आप सब लोगों को पता है कि भविष्य में कितना पैसा अर्जित किया जाएगा, इस बात का पता वित्तीय विवरण विश्लेषण के माध्यम से पहले ही पता चल जाता है, जो कि मैंने बताया उपार्जन क्षमता का ज्ञान हो जाना। तो जिस हिसाब से भविष्य में उसको पैसा प्राप्त होना होता है उसी हिसाब से कंपनी क्या करती है, अपना व्यय भी करती है। इस प्रकार से इसका जो बजट होता है बेटा वो संतुलन में बना रहता है। आप सबको पता है कि आपके घर पे भी कभी कभार अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा उड़ा दिया, खर्चा कर दिया, या मम्मी ने कहीं कुछ एक्स्ट्रा पैसा उड़ा दिया, खर्चा कर दिया, तो आपके पिताजी के द्वारा ये कहने के लिए जरूर सुनाई देता होगा कि इस महीने का बजट खराब हो चुका है, शादियां भी हैं घर में और निश्चित रूप से इनकम तो भाई लिमिटेड है, तो सिंपल सी बात है बजट गड़बड़ा चुका है। और देखो बेटा हम आप जैसे मध्यम फैमिली के परिवार पे एक सबसे बड़ी समस्या ही किसकी होती है बेटा, एक बार फिर से ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है बेटा। हम आप जैसे मध्यम परिवार के में एक सबसे बड़ी समस्या, हम आप जैसे मध्यम परिवार में एक सबसे बड़ी समस्या बेटा ये होती है कि बजट का मतलब पैसे का। भाई आने के साधन बहुत ही लिमिटेड होते हैं और जाने के साधन बहुत ही ज्यादा होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो, पैसा आने का रीजन तो कम है, मतलब एक ही दो मार्ग है जहां से पैसा आ रहा है, लेकिन जाने के हजार रास्ते होते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा कि हम आपका भी कर्तव्य है कि अच्छी मेहनत करके एक अच्छा मुकाम हासिल करें। बेटा अगर हम आप लोगों को बिना मेहनत करे कुछ मिल जाना होता तो हम आप भी सचिन तेंदुलकर या मुकेश अंबानी या रतन या टाटा ऐसे लोगों के क्या होते बेटा, ऐसे लोगों के लड़के पैदा होते और आराम से बैठ के घर में ऐश करते। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर हमारे जीवन में मध्यम फैमिली निम्न परिवार में भगवान ने हमको जन्म दिया है तो बेटा ऑब्वियस सी बात है संघर्ष करने के लिए ही दिया हुआ है, संघर्ष करने के लिए ही दिया हुआ है। क्योंकि अगर संघर्ष करने के लिए नहीं दिया होता तो किसी बड़े वीआईपी सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इनका बालक बना के हम लोगों को भेजा है, ठीक है। तो अगर संघर्ष के लिए भेजा है तो सिंपल सी बात है आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अय्याशी के साथ अगर आपने जीवन को व्यतीत किया तो बेटा अय्याशी के साथ पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। यही वो समय है जो आराम से अपना लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपने लक्ष्य को पूरे तरीके से पाने का भरपूर प्रयास करें, भरपूर प्रयास करें,
ठीक है बेटा, तो निश्चित रूप से आप ऐसा ही करेंगे। चलो ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं बजट का निर्माण। तो इसी तरीके से बजट के निर्माण के बारे में भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो कंपनी होती है वो बजट के आय के ऊपर ही व्यय का पूर्वानुमान लगाती है, और बजट की आय का पता पहले ही मैंने आपको बताया कि वित्तीय विवरण विश्लेषण के माध्यम से बजट का पूर्वानुमान पहले से ही कर लिया जाता है। बेटा इतना ही लिखना। आप में से बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा सर थोड़ा सा और डिटेल कर। देखिए डिटेल करने का कोई खास मकसद है नहीं, आपको इनकी डिटेलिंग 2 से 3 से 4 लाइन करना है। मेन टॉपिक मैंने आपको जब बता दिया तो आप 3-4 लाइन बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, जहां से ऑब्जेक्टिव जो बनना है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा ठीक है, वित्तीय विवरण के उद्देश्य में चौथा आता है मजदूर। क्या आता है? मजदूर संघ। क्या आता है बेटा? मजदूर संघ। क्या आता है? मजदूर संघ। अब देखिए इसके बारे में तो आप सबको पता है कि मजदूर संघ के लिए वित्तीय विवरण विश्लेषण के क्या उद्देश्य होते हैं। बेटा जो भी मजदूर संघ होता है उसको वित्तीय विवरण का बहुत सारा उद्देश्य होता है। उसका यही उद्देश्य होता है कि वित्तीय विवरण विश्लेषण के माध्यम से वो संस्था की लाभदायक स्थिति का पता लगा लेता है, और बेटा उस लाभदायक स्थिति के आधार पर वह कंपनी के मालिक से या कंपनी के प्रबंधक से अतिरिक्त रूप से पैसा मांगने की हिमाकत करता है, कमीशन की मांग करता है, बोनस की मांग करता है, और निश्चित रूप से उसे अतिरिक्त वेतन की प्राप्ति भी होती है। और ये सारा बेटा किसके माध्यम से संभव हुआ है? ये सारा संभव हुआ वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य के ही माध्यम से। आप खुद समझिए कि मजदूरों के लिए कितना बेनिफिशियल चीजें हो जाती हैं, क्योंकि मजदूर संघ ही लाभदायकता, क्रियात्मक क्षमता और तरलता अनुपात का पता करके अपनी कीमत और अपनी बोनस और अतिरिक्त वेतन की मांग कर सकते हैं। एक बात, ये बात जरूर विशेष रूप से ध्यान करिएगा। इसके बाद अगर बात की जाए वित्तीय सुदृढ़ता का ज्ञान, वित्तीय सुदृढ़ता का ज्ञान एक शब्द है, थोड़ा सा कठिन है, सुदृढ़ता, वित्तीय सुदृढ़ता का ज्ञान। ठीक है, सुदृढ़ता ज्ञान, सुदृढ़ता हालांकि मैंने गलत लिखा हुआ है ऐसा लग रहा है मेरे को। कैसे लिखा हुआ भाई? सुदृढ़ता, सुदृढ़ता ऐसे होता है, ठीक ना, सुदृढ़ता ऐसे सब वो वाला है क्या? यही है सुदृढ़ता। ठीक है, वित्तीय सुदृढ़ता। तो वित्तीय सुदृढ़ता का ज्ञान, सुदृढ़ता का ज्ञान। बेटा सुदृढ़ता का मतलब होता है स्थायित्व। सुदृढ़ता का मतलब होता है स्थायित्व। हमारे वित्त की स्थायित्व की स्थिति कैसी है, इसका ज्ञान हमें मिलता है वित्तीय विवरण विश्लेषण के माध्यम से। हमारी वित्तीय सुदृढ़ता कैसी है, यानी कि एक कंपनी के अंदर एक वित्तीय वर्ष में कंपनी के पास कितना पैसा अभी है और उस पैसे का प्रयोग कंपनी कैसे करेगी। अगर कंपनी के पास पैसा कम है तो कितना ज्यादा पैसा और डाल करके कंपनी की वित्तीय स्थिति को बराबर करना है या अच्छी करना है। और यदि ये पैसा किसी भी प्रकार से वित्तीय सुदृढ़ता अच्छी नहीं है तो क्यों अच्छी नहीं है, इन तरीकों की भी जानकारी प्राप्त करना है, और उन तरीकों या उन कमियों को दूर करते हुए हर एक प्रकार से भरसक प्रयास करना है, वित्तीय सुदृढ़ता को बनाए रखना है, वित्तीय सुदृढ़ता को बनाए रखना है। लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, मैंने आपको बताया कि वित्तीय स्थिति को बनाए रखना, मैंने आपको बताया कि वित्तीय स्थिति को बनाए रखना, मैंने आपको बताया कि वित्तीय स्थिति को बनाए रखना। बेटा मैंने आपसे बताया कि वित्तीय कमियों को दूर करना, वित्तीय कमी को दूर करना, वित्तीय कमी को दूर करना, वित्तीय कमी को दूर करना, वित्त संबंधी व्यवस्था करना, वित्त संबंधी व्यवस्था करना। आखिर ऐसा सब कुछ हम करेंगे कब? जब हमें इनके बारे में जानकारी लगेगी। भाई वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी हमें लगेगी तब तो हम इस पर ध्यान देंगे। भाई वित्तीय कमी को दूर करना है तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कमी है कि नहीं है हमारी संस्था में, और फिर हमें यह होना चाहिए कि अगर कमी को पूरा करना है तो किस प्रकार से पैसे की व्यवस्था करना है। और ये सारी चीजें हमें पता किसके माध्यम से चलेंगी? वित्तीय विवरण विश्लेषण के माध्यम से पता चलेंगी। ये सारी चीजें बेटा हमें किसके माध्यम से चलेंगी? वित्तीय विवरण विश्लेषण के माध्यम से चलेंगी। तो ये पांचों पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। उपार्जन क्षमता का ज्ञान की बात हो, शोधन क्षमता के ज्ञान की बात हो, बजट निर्माण के ज्ञान की बात हो, मजदूर संघ की बात हो, या वित्तीय सुदृढ़ता के ज्ञान की बात हो। बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, मैं 5 पॉइंट हालांकि आपको बता जरूर दे रहा हूं, लेकिन इस चैप्टर से आपको 4 नंबर की एक थ्योरी 101 नहीं 200% आने वाली है, और ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा। ठीक है, हालांकि लास्ट टाइम पे मैं आपको बता दूंगा आपको कौन सी थ्योरी पढ़ना है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि इस चैप्टर की सारी थ्योरी आपको पढ़ना है, जितनी भी मैं पढ़ा रहा हूं ऑलमोस्ट है। और मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको डिटेल केवल 2 से 3 लाइन करना है। कितना भी आपसे बनता है 4-5 लाइन मत करिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम फिर आपको जाएगी। 4 नंबर का क्वेश्चन आप 3-3 लाइन डिटेल करोगे, 3-5-15 एक पेज ऑलरेडी आपका भर जाने वाला है। ठीक है बेटा, और नंबर आपको उतना ही मिलेगा। तो फालतू का ऐसा नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे आवेश में आकर जो उनसे बनता होता है तो उसको 2.5-2.5 3-3 पेज लिख डालते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थ्योरी भी अपन की समाप्त हुई। वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य बताइए। उपार्जन क्षमता के ज्ञान की बात हो, चाहे आपका शोधन क्षमता के ज्ञान की बात हो, चाहे मजदूर संघ की बात हो, और चाहे बेटा वित्तीय सुदृढ़ता की ज्ञान की बात हो,
महत्व। तो वित्तीय सुदृढ़ता का मतलब होता है वित्त संबंधी स्थायित्व को प्रदान करना और उसका ज्ञान करना, और अगर कमी आ रही है तो कौन से वो कारण है जिसके माध्यम से हमारी वित्त संबंधी व्यवस्था डगमगा रही है, उन सारे कारणों को दूर करना भी वित्तीय सुदृढ़ता का एक प्रमुख सशक्त माध्यम माना जाता है। ठीक है बेटा, देखिए मैं इसको अपने शब्दों में, किताबी लैंग्वेज तो आप किताब से भी पढ़ लेंगे, और मैं आपको कोई अलग से नहीं पढ़ा के आ रहा हूं, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, मैं जो आपको बता रहा हूं मैं कोई अलग से नहीं पढ़ा, मैं आप ही की किताब से पढ़ता हूं। हाँ, ये बात अलग है कि आपकी किताब में इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं दिया रहता है, और चूंकि सिंपल सी बात है बेटा, हम लोग इतने समय से पढ़ाते 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 बहुत ज्यादा चीजें अर्जित हो चुकी हैं, इसलिए हाँ पढ़ते इसलिए क्योंकि इतना लिमिटेड पढ़ाना है बच्चों को। बाकी इनके बारे में, अब बजट के बारे में कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में अगर हम लोग वित्तीय सुदृढ़ता के बारे में अगर हम लोग बोलने पे आ जाएं, जैसे कि हम लोग कंपटीशन की तैयारी भी करवाते हैं तो इकोनॉमिक्स वगैरह मैं ही अक्सर पढ़ाता हूं, तो अगर हम लोग बोलने में आ जाएंगे तो उनके बारे में विस्तार पूर्वक से बोल सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि अत्यधिक ज्ञान भी हानिकारक है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि आपको उतना ही ज्ञान रखना है जितना कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं, ना इधर देखना है ना इधर देखना है, केवल आपको फ्रंट में देखना है। आपने देखा होगा कि जो घोड़ा वगैरह चलते हैं तो घोड़े के सामने नाल ऐसे टाइप में बांध दी जाती है ताकि घोड़ा ना इधर देखे ना उधर देखे, एकदम स्ट्रेट देखे, सामने देखे, क्योंकि अगर इधर उधर देखेगा तो वो फिर भिड़ा देगा कहीं ना कहीं। तो आप अगर इधर उधर पकड़ोगे, यहां से भी पढ़ ले, वहां से भी पढ़ ले, वहां से भी, तो आप फिर कुछ नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, तो एकदम घोड़े जैसे आंख बनाओ, ना इधर देखना है ना इधर, सामने देखना है। ठीक है बेटा, जितना पढ़ा रहा हूं A to Z। काफी सारे बच्चे तो बोलते भी हैं कि सर अभी और भी ज्यादा पढ़ना है क्या, जितना आप पढ़ा रहे हो। नहीं बेटा, जितना पढ़ा दिया उतना सफिशिएंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। आइए अपने दूसरे थ्योरी में आते हैं, और आज की अपनी दूसरी थ्योरी है वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमाओं को बताइए। वित्तीय विवरण विश्लेषण, वित्तीय विवरण विश्लेषण, वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमाओं को बताइए, सीमाओं को बताइए। अच्छा, आपसे यहां पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, याद रखना, सीमाओं की जगह आपको ये भी लिखा आ सकता है कि वित्तीय विवरण विश्लेषण की हानियों को बताइए। अच्छा, आपको ये भी लिखा आ सकता है कि वित्तीय विवरण विश्लेषण की कमियों को बताइए। तो एक चीज याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके का, तो याद रखना वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमाएं पूछें, या वित्तीय विवरण विश्लेषण की हानि पूछे, या वित्तीय विवरण विश्लेषण की कमियां पूछे, इन सब का एक ही आंसर है। देखिए ये चीजें आप बहुत अच्छे से समझा करो जो मैं आपको समझाया करता हूं, ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आपने आंसर तो याद किया हुआ है, यही आपके साथ लोचा है कि आपने आंसर तो याद किया हुआ है, लेकिन वो आंसर किसका है ये आपने याद नहीं किया हुआ, और क्वेश्चन को थोड़ा सा जरूर घुमाने का प्रयास करता है। कई बार वित्तीय विवरण विश्लेषण की हानियां दे देता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके पहले भी जितना बड़ा है सब इंपॉर्टेंट ही है, कोई बिना इंपॉर्टेंट नहीं चल रहा है। तो वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमाएं बताइए। देखिए वैसे तो बात की जाए, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा तो आपने देखा कि हम लोगों ने वित्तीय विवरण विश्लेषण की बहुत लाभ पढ़े। भाई वित्तीय सुदृढ़ता बढ़ा रहा था, उपार्जन क्षमता का पता लगा रहा था, प्रबंधकों को लाभ पहुंचा रहा था, विनियोजकों को लाभ पहुंचा रहा था, अंशधारियों को लाभ पहुंचा रहा था, ऋण पत्रधारियों को लाभ पहुंचा रहा था, श्रमिकों को लाभ पहुंचा रहा था, यहां तक कि क्रियात्मक क्षमता का पता लगा रहा था, आर्थिक स्थिति का पता लगा रहा था, यहां तक कि अतिरिक्त जानकारी दे रहा था उन आंकड़ों के माध्यम से। तो हमने अभी तक जितना भी देखा तो हमने केवल इनके लाभ देखे, इनके प्रॉफिट देखे, इनके उद्देश्य और महत्व देखे। अब हम लोग बात करेंगे इनकी सीमाओं के बारे में, इनकी हानियों के बारे में। सर वैसे तो अगर एक बात मैं आपसे बताऊं तो वित्तीय विवरण विश्लेषण में स्वयं कोई हानियां नहीं होती हैं, लेकिन सिंपल सी बात है ये किसी न किसी के द्वारा ही बनाया जाता है। तो अगर उसमें ही गलतियां हैं तो सिंपल सी बात है वित्तीय विवरण में भी क्या होती हैं, सीमाएं होती हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसकी पहली सीमा होती है वित्तीय विवरण विश्लेषण की, वित्तीय विवरण की अशुद्धता। इसकी पहले वित्तीय विवरण की सीमाएं, पहला इसका वित्तीय विवरण की सीमाएं, वित्तीय विवरण, ये हेडिंग है पहला, वित्तीय विवरण की सीमाएं। आप में से बहुत सारे बच्चे शब्द को पकड़ नहीं पाए होंगे, आपको लगा होगा सर ने तो वही सेम शब्द लिख दिया। सेम नहीं लिखा बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमाएं, और यहां पे मैंने लिखा है इसकी सीमाओं में पहली सीमा है वित्तीय विवरण की सीमाएं। देखो मैं एक बार फिर से कहता हूं, वित्तीय विवरण विश्लेषण में सीमाएं वास्तव में कम है, लेकिन चूंकि वित्तीय विवरण विश्लेषण बनता किससे है, आप बोलोगे वित्तीय विवरण से। वित्तीय विवरण विश्लेषण के समंक कहां से लिए जाते हैं, आप बोलोगे वित्तीय विवरण से। अब अगर कोई बच्चा ये नहीं समझ पा रहा तो धिक्कार है उसके जीवन पे। ठीक है, वित्तीय विवरण विश्लेषण किससे बनता है, वित्तीय विवरण से। तो अगर मैं आपसे कहता हूं वित्तीय विवरण में ही सीमाएं हैं तो ऑब्वियस सी बात है वित्तीय विवरण विश्लेषण में तो सीमाएं हो वही करेंगी।
भाई जिससे हमको निष्कर्ष निकालना है, जो वही आंकड़े गलत दिए हुए हैं तो निष्कर्ष निकाला हुआ भी गलत ही आएगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। सपोज आपको आपकी माता जी ने या पिताजी ने सब्जी लाने के लिए बाजार से कहा और उन्होंने क्या किया कि आपने बाजार से सब्जी लाई, लेकिन आलू 10 की जगह आपने 100 लिख दिया, 40 की जगह आपने टमाटर को 80 लिख दिया, या बाई मिस्टेक आपसे हो गया जो भी। अब आपने के माता पिताजी उस जो आपने दिया हुआ है पूरा अपना कि इतने की सब्जी ऐसे ऐसे आई, उनको जो विश्लेषण करना था उस पर्ची के हिसाब से करना था। उस पर्ची के हिसाब से उन्होंने विश्लेषण करके आपको बता दिया कि चलो बढ़िया आपने लाया है, लेकिन क्या वास्तव में वो विश्लेषण सही था? आप बोलोगे बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि गलत आंकड़े थे। तो आंकड़े क्या विश्लेषण माता पिता ने गलत किया? आप बोलोगे नहीं। मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, विश्लेषण गलत किया नहीं तो गलत क्या था? आंकड़े। तो वित्तीय विवरण में अगर गलतियां हैं तो सिंपल सी बात है उनके द्वारा जो विश्लेषणात्मक किया जाएगा वो भी गलत निकलेगा। तो वैसे तो वित्तीय विवरण विश्लेषण की कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि वित्तीय विवरण विश्लेषण के आंकड़े वित्तीय विवरण से लिए जाते हैं, और वित्तीय विवरण में कई प्रकार की हानियां होती हैं। जैसे कि क्या हानियां होती हैं? जैसे कि हानियां बेटा इसमें यह होती हैं कि आपको पता है कि यहां पे जो भी मूल्य लिखे होते हैं वो पुस्तकीय मूल्य दिए होते हैं, और ऑब्वियस सी बात है बाजार मूल्य में उनमें अंतर पाया जाता है। अब लाभ हानि खाते की बात कर लें या व्यापारिक खाते की बात कर लें या आर्थिक चिट्ठे की बात कर लें, ये कहीं ना कहीं वास्तविकता के निकट होते हैं, लेकिन वास्तविक नहीं होते हैं, यानी करेक्ट नहीं होते हैं। आप दोनों में अंतर है, वास्तविकता के निकट होना और वास्तविक होने में बड़ा अंतर होता है। तो इसलिए इसमें सीमाएं हैं। दैट्स वाई जब इनके माध्यम से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है तो इसमें भी सीमाएं पाई जाती हैं, तो इसमें भी सीमाएं पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, ये याद रखना। दूसरा है मूल्य परिवर्तनों को शामिल ना करना। बहुत अच्छी लाइन है, मूल्य परिवर्तनों को शामिल ना करना, मूल्य परिवर्तनों को शामिल ना करना, मूल्य परिवर्तनों को शामिल ना करना, शामिल ना करना, मूल्य परिवर्तनों को शामिल ना करना। अब देखो, मूल्य परिवर्तनों को शामिल ना करना, ये सीमाएं हैं। हालांकि ये सीमाएं किसके हैं? वित्तीय विवरण की। आप सबने बैलेंस शीट बनाई है, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक ध्यान से बात बताना। बैलेंस शीट आपने बनाई है, आपने देखा होगा कि बैलेंस शीट में एक रकम होती है, मान लो एक रकम होती है, मान लो डेब्टर्स, ठीक है, डेब्टर्स। एक रकम होती है, मान लो स्टॉक, समझना स्टॉक यहां 40,000 दिया हुआ है, डेब्टर्स यहां 50,000 दिया हुआ है। ये किस मूल्य पर दिए होते हैं? आप बताओगे। जो भी पुस्तक मूल्य पे, पुस्तकीय मूल्य पे ये सारे मूल्य दिए होते हैं। बैलेंस शीट में जितनी भी मद दी रहती हैं वो किस मूल्य पर प्रदर्शित करती हैं? पुस्तकीय मूल्य पर। आज अगर वर्तमान में इस 40,000 की वैल्यू 50,000 हो गई है, तो क्या ये 10,000 का जो परिवर्तन हुआ है, ये 10,000 का परिवर्तन क्या आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा? आप कहोगे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां तो पुस्तक मूल्य पे ही लिखा रहेगा। अगर डेब्टर्स 50,000 की जगह मान लो घट करके 30,000 हो गए हैं, तो क्या ये आपको देखने को मिलेगा? हो सकता है आपको नहीं देखने के लिए मिले, क्योंकि यहां ये पुस्तक मूल्य पर ही होते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो मूल्य में परिवर्तन हो रहा होता है, यानी कि आप समझने का प्रयास करो, जो पुस्तक मूल्य है और जो बाजार मूल्य है, दोनों में क्या अंतर है? आप सबको पता है कि बाजार मूल्य को ही वास्तविक मूल्य कहा जाता है। किसी वस्तु का या किसी संपत्ति का वास्तविक में जो मूल्य होता है वो बाजार मूल्य कहलाता है। यहां पे मैं एक चीज चलो और लिख दूं तो और क्लियर आ जाएगा। जैसे मान लो मशीनरी हो गई, अब मशीनरी का मूल्य मान लो यहां पे दिया हुआ है 40,000। क्या मशीनरी आज से 10 साल बाद भी 40,000 की होगी? नहीं। आप बोलोगे सर ये 10 साल बाद 10,000 की होगी, 5,000 की भी हो सकती है, 12,000 की हो सकती है, एक समझने के लिए बात। तो ये तो इसका क्या हो गया? वर्तमान मूल्य हो गया या वास्तविक मूल्य हो गया, और ये इसका पुस्तकीय मूल्य था। लेकिन बैलेंस शीट में तो 40,000 ही बता रही है, जबकि उसको बताना 10,000 चाहिए। मूल्य में परिवर्तन कितने का हुआ? आप बोलोगे 30,000 का। तो ईमानदारी से बताओ, क्या इस 30,000 को ये दर्शा रही है? आप बोलोगे नहीं दर्शा रहा। क्या इस 30,000 को ये दर्शा रहा? आप बोलोगे सर नहीं दर्शा रहा। तो बेटा जब ये 30,000 को नहीं दर्शा रही है, यानी कि मूल्य में परिवर्तन को नहीं दर्शा रहा है, तो बताओ कि जब हम चालू अनुपात निकालेंगे, और आप सबको पता है कि चालू अनुपात का सूत्र होता है चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। अभी कोई सूत्र आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको केवल समझा रहा हूं। अब चालू संपत्ति क्या है? बोले ये सारी चालू संपत्ति ही होती हैं। अब बताओ जब ये आंकड़े हम लिखेंगे तो चालू अनुपात हमारा सही आएगा कि गलत? तो आप बोलोगे गलत आएगा, आप बोलोगे गलत आएगा।
आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्यों गलत आएगा, क्योंकि बेटा हमने चालू संपत्ति के जो आंकड़े लिए थे वो अनुमानित थे, वो वर्तमान के नहीं थे, वो बाजार मूल्य के नहीं थे, वो केवल और केवल पुस्तकीय मूल्य से थे, क्योंकि उनमें जो भी मूल्यों में परिवर्तन हुआ था उन मूल्य परिवर्तनों को शामिल नहीं किया गया था। दैट्स वाइज इनसे निकाले गए निष्कर्ष भी जब हम निकालेंगे तो वो गलत ही आएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया, ये बता करके और इसको समझाया कि वास्तव में हमने गलत चालू अनुपात नहीं निकाला था, चालू अनुपात तो हमने सही निकाला था वित्तीय विवरण का विश्लेषण, लेकिन चूंकि चालू संपत्तियां गलत दी हुई थी, अपने वर्तमान मूल्य को नहीं दर्शा रही थी, दैट्स वाइज हमारे इनके द्वारा निकाला गया चालू अनुपात भी क्या बताएगा, गलत बताएगा। गलत बताएगा क्या निकालेगा बेटा, इनका गलत बताएगा। वास्तविकता के, मैंने क्या होता है, वास्तविकता के निकट होता है, ना कि वास्तविक होता है, ना कि वास्तविक होता है। क्लियर है बेटा ये बात? चलो ठीक है। तो दोनों चीजों को हमने देखा, मूल्य परिवर्तनों को शामिल ना करना, और हमने पढ़ा वित्तीय विवरण की सीमाएं। देखो अगर आपको ये डिटेल समझ में आ रही है जो मैं आपको इस रफली माध्यम से आपको समझा रहा हूं बीच बीच में लिख करके, तो अच्छी बात है। और एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर वाकई में आप ऑनलाइन क्लास को ले रहे हो, देखो ऑनलाइन में मन ना डिस्ट्रैक्ट बहुत होता है ना, डिस्टर्ब बहुत होता है। कैसे? पढ़ते पढ़ते मान लो किसी का मैसेज आ गया व्हाट्सएप में या फेसबुक में टन, तो उसको मोबाइल को साइलेंट में भी मत किया करो, उसको शांत कर दिया करो, क्योंकि साइलेंट में ऐसा ऐसा करता है आवाज ना, ढन करके जो भी है। और अगर वॉल्यूम में टन 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 ऐसा करके आवाज कर, जो भी आपके मोबाइल में आवाज है, वो आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है आपका माइंड। इसलिए हमेशा उसको शांत में डाल दो, मैसेज आए तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरी क्लास लो, फिर अपना मोबाइल अपने घर पे रख दो, क्योंकि अब 1 महीने अगर आप या तो मोबाइल ही चला लो या तो पढ़ाई कर लो, जो आपको करना है। फिलहाल अगर आप इतनी मेहनत करके अगर आप अपने घर का इतना कीमती पैसा दे रहे हो, कीमती समय दे रहे हो, तो आप में से ऐसे लोग तो होंगे नहीं, इस बात की मैं उम्मीद कर सकता हूं। तो मूल्य परिवर्तनों को शामिल ना करना। अच्छा, तीसरी बात है गुणात्मकता का अभाव। तीसरी बात है गुणात्मकता का अभाव। गुणात्मकता का अभाव। अब देखो इसमें गुणात्मकता का अभाव होता है। गुणात्मकता का अभाव का मतलब ये होता है कि इसमें वो चीजें शामिल की जाती हैं जो केवल पैसे से मापी जा सकती हैं, जिसको वित्त से मापा जा सकता है, वरन वो तत्वों को ध्यान नहीं दिया जाता है जो कि इसमें गुणात्मक प्रभाव प्रकट करते हैं, इनको पैसे से भले ना मापा जा सकता हो। जैसे कि प्रबंधकों व कर्मचारियों का ज्ञान, तकनीकी विशेष योग्यता। जैसे प्रबंधकों व कर्मचारियों का ज्ञान, प्रबंधकों व कर्मचारियों का ज्ञान, प्रबंधकों व कर्मचारियों का ज्ञान, तकनीकी योग्यता, तकनीकी योग्यता, कुशलता, तकनीकी योग्यता, कुशलता, और एक शब्द और है उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यक्षमता। इनका समावेश नहीं किया जाता, इनका समावेश नहीं किया जाता वित्तीय विवरणों में, इनका समावेश नहीं किया जाता वित्तीय विवरणों में। यही कहलाते हैं गुणात्मकता का अभाव। यही किसी व्यक्ति के, गुणात्मकता का मतलब होता है व्यक्ति के गुण। अब देखिए प्रबंधकीय कर्मचारियों का ज्ञान, ये व्यक्ति का गुण है, इसको मुद्रा से नहीं मापा जा सकता है। तकनीकी योग्यता है, उसकी टेक्नोलॉजी की योग्यता है, उसकी कुशलता है, उसकी कुशलता है, और उनकी कार्य क्षमता है। इनका भी यहाँ पे आलोचनात्मक परीक्षण होना चाहिए, जो कि नहीं किया जाता है, क्योंकि इनको मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता है। दैट्स वाइज ये कह सकते हैं गुणात्मकता का अभाव होता है। बेटा गुणात्मकता का मतलब होता है व्यक्ति के जो गुण के रूप में कार्य करते हैं उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए, पर चूंकि वित्तीय विवरण में उन्हीं को शामिल किया जाता है जिनको वित्त या पैसे से प्रकट किया जा सकता है। दैट्स वाइज इनका अभाव है, तो इसलिए भी इसकी क्या हो गई, सीमाएं हो गई। नेक्स्ट क्या आता है, वित्तीय विवरण बोलने में अक्षम। वित्तीय विवरण बोलने में अक्षम। बार बार मैं वित्तीय विवरण क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सारे निष्कर्ष वित्तीय विवरण से ही निकाले जाते हैं, और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि सारी सीमाएं वित्तीय विवरण में है, क्योंकि इसके द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए वो भी उसकी सीमाएं आती हैं। तो वित्तीय विवरण बोलने में अक्षम, वित्तीय विवरण बोलने में अक्षम, वित्तीय विवरण बोलने में अक्षम। अब देखो वित्तीय विवरण बोलने में अक्षम होते हैं, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि वित्तीय विवरण स्वयं नहीं बोलते हैं, उनको बोलना कौन सिखाते हैं, बोले उनको बोलना विशेषज्ञ सिखलाते हैं, उनको बोलना विशेषज्ञ सिखलाते हैं। यानी कि जैसे अब मान लो मैं हो गया, मैंने बताया कि भाई इससे ये हो गया, उनको बोलना विशेषज्ञ सिखलाते हैं। विशेषज्ञ का मतलब समझते हो भाई, वित्तीय विवरण जो दिए हुए हैं, उनके जो आंकड़े दिए हुए हैं, उनसे सही निष्कर्ष कौन निकालेगा, बोले विशेषज्ञ, जिसको उसके बारे में नॉलेज होगा। जैसे मैं अकाउंट पढ़ाता हूं,
तो वित्तीय विवरण जैसे बन गया, तो वित्तीय विवरण से किस तरीके से मैं चालू अनुपात, तरल अनुपात या लाभदायकता अनुपात निकालूंगा, वो तो मैं निकालूंगा। तो वो मैं क्या हूं, वो विशेषज्ञ मैं हूं। और विशेषज्ञ स्वयं क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं। और मनुष्य है तो सिंपल सी बात है, अगर मशीन होती तो गलती होने की संभावना ना रहती। मशीन से गलती नहीं होती है, लेकिन अगर मनुष्य है तो उससे गलती भी होती है। और उसके द्वारा जो भी निष्कर्ष निकाला जाता है, जरूरी नहीं है कि वो संस्था के लिए सही हो, जरूरी नहीं है कि वो संस्था के लिए सही हो। तो कहने का मतलब सिंपल से ये है बेटा कि वित्तीय विवरण बोलने में अक्षम है, वित्तीय विवरणों को बोलना विशेषज्ञ सिखलाते हैं, वित्तीय विवरणों को बोलना विशेषज्ञ सिखलाते हैं। और विशेषज्ञ एक मनुष्य होते हैं, अतः उन गलती करने की संभावना होती है। और विशेषज्ञों के द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है वो उनके कहीं ना कहीं मन, व्यक्ति, कर्म तथा कहीं ना कहीं सोच और तर्क ज्ञान से प्रभावित होते हैं। 3 चीजों को याद रखना, विशेषज्ञ जो निकालते हैं कहीं ना कहीं उनकी सोच, कहीं ना कहीं उनकी तर्क, इनसे क्या होता है, और कहीं ना कहीं उनकी ज्ञान से प्रभावित होते हैं क्या, विश्लेषण। क्योंकि मनुष्य, हर एक व्यक्ति, भाई अगर मैं विशेषज्ञ हूं, मेरी सोच से यह किया जा सकता है, पैसा लगाना चाहिए, मंडी चल रही है, लेकिन हो सकता है कि कंपनी के लिए वो सही ना हो, तो वो सोच, तर्क और ज्ञान से क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। जरूरी तो नहीं है ना कि मैं अगर आपको बता रहा हूं कि भाई ये मोस्ट पढ़ लो वही मोस्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा होगा, परेशान मत होना। मैं एक जस्ट आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कि वित्तीय विवरण बोलने में स्वयं अक्षम होते हैं, क्योंकि वह व्यक्तियों के द्वारा या विशेषज्ञ उनको बोलना सिखाते हैं। बोलने का मतलब आप अन्यथा मत लीजिएगा कि आंकड़े थोड़ी बोलेंगे, भाई बोलने का मतलब ही नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि हमने चालू संपत्ति और चालू दायित्व को लिया तो हमने चालू अनुपात निकाला, तो हमने बोला ही तो एक प्रकार से कि भाई चालू संपत्ति से चालू दायित्व निकाल के चालू अनुपात निकाल दिया। तो कहने का मतलब यह है बताना, यहां पे बोलने का मतलब बताने से है। आप कहोगे सर वित्तीय विवरण से निकाले गए समंग स्वयं बोलते, क्या वो बोलते हैं, क्या उनको विशेषज्ञ बोलना सिखाते हैं? जी नहीं, बोलने का मतलब है जानकारी के बारे में। तो वित्तीय विवरण स्वयं बोलने में अक्षम होते हैं, इनको बोलना या बताना आपको विशेषज्ञ दिखाते हैं। और विशेषज्ञ मनुष्य होते हैं, अतः वो गलती करेंगे, और विशेषज्ञ की अपनी सोच और तर्क एवं ज्ञान से वो आंकड़े प्रभावित हो सकते हैं, वो आंकड़े प्रभावित हो सकते हैं। बात इतनी समझ में आपको आ गई है। और फिर है वित्तीय एकरूपता में कमी, वित्तीय विवरणों की एकरूपता में कमी, वित्तीय विवरण की एकरूपता में कमी, वित्तीय विवरणों 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 की एकरूपता में कमी। देखिए जितने भी वित्तीय विवरण होते हैं उनकी एकरूपता में कमी होती है। अब ये कमी किस कारण से होती है? क्योंकि विश्लेषण की विभिन्न विधियां हैं। क्यों? क्योंकि विश्लेषण की विभिन्न विधियां हैं और अलग अलग विधियां अलग अलग कंपनी के द्वारा बनाई जाती हैं, अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग विधियां बनाई जाती हैं, तो वो एक जैसा कभी नहीं हो सकती, तो वो एक जैसा कभी नहीं हो सकती। इसलिए कह सकते हैं कि वित्तीय विवरण की एकरूपता में क्या होती है? कमी होती है, क्योंकि स्वयं वित्तीय विवरण को भी बनाने की अलग अलग पद्धतियां होती हैं। कोई लेखांकन प्राप्त 3 के अनुसार बनाना चाहता है, कोई आप सबको बताएं अनुसूची 3 के अनुसार बनाना चाहता है, कोई पहले से ही जो कंपनी नियम के तहत बैलेंस शीट बनी आ रही वही बनाना चाह रहा है। तो वित्तीय विवरणों की एकरूपता में भी कमी होती है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से वित्तीय विवरण और अलग अलग तरीके से उसका वित्तीय विवरण का विश्लेषण करते हैं, जो कि क्या होता है इसी तरीके से उनके आपस में एक रूपता में क्या आती है? कमी आती है। मान लो 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कंपनी में है और तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंटों को काम दिया गया है कि आप वित्तीय विवरण बनाइए, आप वित्तीय विवरण बनाइए। तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जब वित्तीय विवरण बनाया तो क्योंकि सिंपल सी बात है विश्लेषण की अनेक तकनीक थी, उन्हें याद तो नहीं था कि किस सीए ने, कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किस विश्लेषण या किस वित्तीय विवरण की तकनीक का इस्तेमाल किया है। तो तीनों की अलग अलग वित्तीय विवरण बन के आएंगे और तीनों में एक रूपता की क्या हो जाएगी बेटा? कमी होगी, क्योंकि किसी की अगर एक विधि होती है, अब जैसे अकाउंट की भी कई चैप्टर है जिनको पढ़ाने के अलग अलग मेथड है, मैंने अलग पढ़ाया होगा, आपकी स्कूल ने अलग पढ़ाया होगा, आपके ट्यूशन वाले ने अलग पढ़ाया होगा, तो अलग अलग विधियां होती है, तो एक रूपता की यही कमी हो जाती है। इसलिए एक व्यक्ति से ही पढ़ना चाहिए, 50 जगह भागने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतना सफिशियंट है। कल हम लोग बात करेंगे बेटा इनके सवालों के बारे में, लेकिन सवाल से पहले इसका फॉर्मेट बताएंगे, फिर इसके सवालों के ऊपर चलेंगे। मतलब बहुत धमाल मचने वाला है, बहुत कम सवाल है इसमें, 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 3 दिन में, और उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर में चालू करें। 3 से मान लो चलो पूरे सवाल पढ़ लेंगे, 3 से 4 दिन लग जाएगा बस। ठीक है बेटा, 2 तारीखों को खत्म कर देंगे 3 को, 3 के बाद अगला चैप्टर, फिर वो भी जो हो जाएगा, और फिर अंतिम चैप्टर। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। तो आप लोगों से एक बार गुजारिश है, आप में से बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ नालायक और स्टूपिड बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो को शेयर कर दिया, जिसके कारण से इतने स्टूपिड थे उनको ये लगा कि प्लेलिस्ट तो सर प्राइवेट कर देते हैं, लेकिन जो वीडियो पड़े रहते हैं आपके उसमें या तो उनको वीडियो लेना नहीं होगा, हो सकता है महीने लास्ट चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की अंतिम पेमेंट है, इसके बाद पेमेंट नहीं ली जाएगी, आपके एग्जाम होंगे,
तो या तो उनको लेना नहीं होगा इसलिए उन्होंने शेयर कर दिया होगा, उनको ये नहीं पता है कि हम गुरु हैं उनके। बेटा सारी वीडियो इसीलिए हमने प्राइवेट कर दिए हैं, जो आपके प्लेलिस्ट में भी पड़े थे वो भी, और जो वीडियो आपको इस महीने में पड़े थे या पिछले महीने पड़े थे वो सारी वीडियो प्राइवेट हो चुके हैं। कुछ वीडियो पब्लिकली जरूर हैं जो पहले से ही पब्लिकली थे, तो ऐसी हिमाकत मत करें। और वो बच्चे जानबूझकर जिन्होंने किया है, खैर उनका नाम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लेना सही बात नहीं है, ठीक है। तो खैर उनको तो हम मिल लेंगे, निपट भी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आप लोगों के लिए ऐसा है कि जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं वो इकोनॉमिक्स के बच्चे कल पेमेंट करेंगे, कल उनकी पेमेंट लिंक ओपन होगी, और जो अकाउंट के बच्चे हैं वो 1 तारीख को पेमेंट करेंगे। खाना अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इकोनॉमिक्स और अकाउंट का साथ वाला है तो कल ही पेमेंट कर सकता है, कल ही पेमेंट कर सकता है दोनों का। और या तो जिसको केवल अकाउंट बस कर लेना है वो लास्ट में ही पेमेंट करेगा 1 तारीख को, कल वही करेगा जिसको इकोनॉमिक्स और अकाउंट का दोनों लेना है, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, रात में इकोनॉमिक्स की क्लास लेते हैं। बाय एंड गुड नाइट नहीं बोलेंगे, रात में मिलेंगे।